समुद्रगुप्त की कहानी प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के दूसरे और सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने लगभग 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें अक्सर उनकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन और उत्तराधिकार। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के पुत्र थे। हालांकि वे सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी असाधारण क्षमताओं और गुणों को पहचानते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। यह निर्णय प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में वर्णित है, जिसे उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने लिखा था। विजय और साम्राज्य विस्तार। दिग्विजय। समुद्रगुप्त का शासनकाल उनकी असाधारण सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी दिग्विजय, सभी दिशाओं में विजय अभियान चलाया, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उनकी सैन्य उपलब्धियों को प्रयाग प्रशस्ति में विस्तार से वर्णित किया गया है, जो उनकी शक्ति और रणनीति का मुख्य स्रोत है। उनके प्रमुख अभियान इस प्रकार थे। आर्यावर्त के राजाओं पर विजय। उन्होंने उत्तरी भारत आर्यावर्त के 9 से अधिक राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इनमें अच्युत, नागसेना, रुद्रदेव जैसे शासक शामिल थे। दक्षिणापट के राजाओं पर विजय। उन्होंने दक्षिणी भारत दक्षिणापट के 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्होंने इन राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। इसके बजाय उन्होंने इन शासकों को श्रद्धांजलि देने और अपनी अधीनता स्वीकार करने के बाद उनके राज्यों को वापस कर दिया। यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है, क्योंकि इतने दूर के क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल होता। आठविक राज्यों पर विजय। उन्होंने मध्य भारत के जंगली आठविक राज्यों को वश में किया। सीमावर्ती राज्यों को अधीनता में लाना। असम, बंगाल, नेपाल और पंजाब के कुछ हिस्सों जैसे सीमावर्ती राज्यों ने उनकी सर्वोच्चता स्वीकार की और उन्हें नियमित रूप से श्रद्धांजलि दी। विदेशी शक्तियों के साथ संबंध। कुषाणों और शाकाओं जैसे विदेशी शासकों ने भी उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उपहार भेजे। यहां तक कि श्रीलंका के शासकों ने भी गुप्त साम्राज्य के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इन विजयों के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में यमुना तक फैला हुआ था। शासन और प्रशासन। समुद्रगुप्त केवल एक महान विजेता ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया और अपने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। संस्कृति और कला के संरक्षक। समुद्रगुप्त का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। वह स्वयं एक महान विद्वान, कवि और संगीतकार थे। कविराज। उन्हें कविराज, कवियों के राजा, की उपाधि से नवाजा गया था, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाता है। संगीतज। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो संगीत के प्रति उनके प्रेम और दक्षता का प्रमाण है। कला और वास्तुकला। उनके शासनकाल में कला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता। हालांकि वे स्वयं एक उत्साही वैष्णव, भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। उन्होंने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया और उन्हें अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने प्राचीन वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया, जो उनकी सार्वभौमिक संप्रभुता का प्रतीक था। उन्होंने इस अवसर पर विशेष सोने के सिक्के भी जारी किए। मृत्यु और विरासत। लगभग 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। उनके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शासन संभाला, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान के विकास के लिए भी एक अनुकूल वातावरण बनाया। उनका शासनकाल भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्कृष्टता का प्रतीक है,